तो दोस्तों हमारे भारत देश में जल्द लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर हर कोई उत्साहित है क्योंकि आप भी जानते हैं कि चुनाव हमारे देश में पर्व की तरह मनाए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि देश में चुनाव करवाने का जिम्मा भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। अब दोस्तों देश में चुनाव हो रहे हो तो चुनाव में पारदर्शिता होना जरूरी है और जब बात पारदर्शिता की आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश की जनता से कहता है कि देश में पारदर्शी चुनाव करवाना हमारी जिम्मेदारी है और ये सारा काम इलेक्शन कमीशन एक क्रमबद्ध तरीके से करता है। भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो या फिर पूरे भारत में चुनाव करवाने हो तो इसकी घोषणा इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाती है। इसके पश्चात इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है और साथ ही घोषणा की जाती है चुनाव परिणाम की तिथियों की। जब भी भारत देश में या देश के किसी भी राज्य में चुनाव शब्द सुनने को मिलता है तो चुनाव के साथ साथ एक और शब्द हम सबको सुनने को मिलता है और वो शब्द है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी सामान्य आचार संहिता। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर किसे कहते हैं? तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर होने वाला है। अगर आप बिना स्किप किए अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप वीडियो खत्म होते होते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह समझ जाओगे। इसके अलावा चुनाव के वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लागू किया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसे लागू करते ही क्या क्या बदलाव हो जाते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा किसे जाता है। तो दोस्तों किसी भी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना हर किसी देश के बस की बात नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। उदाहरण के लिए आप हाल ही में हुए पाकिस्तान चुनाव को देख लीजिए दोस्तों, ना स्वतंत्रता ना निष्पक्षता, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई वो अलग। तो दोस्तों हमारे भारत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नियम बनाता है और इन नियमों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों को, चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों को और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार कैसे करना है या कैसे नहीं करना, चुनावी बैठकें कैसे की जा सकती हैं या कैसे नहीं की जा सकती, या फिर चुनाव प्रचार के लिए की जाने वाली रैली का आयोजन करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश और नियम रहते हैं। इसके साथ मतदान दिवस की गतिविधियों और कामकाज के दौरान पार्टियों और चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों को अपना आचरण कैसे रखना है, इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। इन्हीं नियमों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों को इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हर हाल में करना होता है। अब सवाल ये आता है कि ये आचार संहिता कब लागू होती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही ये आचार संहिता लागू हो जाती है और जब तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आचार संहिता लागू रहती है। यहाँ एक और बात समझने की है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये आचार संहिता पूरे भारत वर्ष में लागू होती है, जबकि किसी राज्य में अगर चुनाव हो तो ये आचार संहिता सिर्फ उसी राज्य तक सीमित रहती है। इसके साथ उप निर्वाचन की स्थिति में ये आचार संहिता सिर्फ उस निर्वाचन क्षेत्र पर ही लागू होगी जिस क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हों। तो दोस्तों यहाँ आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आचार संहिता क्या किसी कानून के तहत बनी हुई है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आदर्श आचार संहिता किसी भी कानून के तहत नहीं बनती। ये देश में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों की सर्वसहमति से बनाई जाती है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधान आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की कुछ धाराओं के आधार पर भी लागू करवाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब लगी थी और ये किस राज्य में लगाई गई थी? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत देश में आचार संहिता सबसे पहले सन 1960 में हुए केरल विधानसभा चुनाव के दौरान लागू की गई थी। इसके बाद देश में 1962 में लोकसभा चुनाव हुए। 1962 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। इसके बाद समय समय पर आदर्श आचार संहिता के नियमों में बदलाव होते गए और आदर्श आचार संहिता के नियम हर वर्ष बेहतर होते गए। अब अगला सवाल ये आता है कि चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दलों या चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोड ऑफ कंडक्ट की
पालना करते हुए क्या करने और क्या नहीं करने की अनुमति होती है। तो यहाँ सबसे पहले बारी आती है चुनाव प्रचार की। दोस्तों आप जानते हैं देश में जब भी चुनाव आते हैं प्रचार हर राजनीतिक पार्टी द्वारा या हर उम्मीदवार द्वारा जोरों शोर से चुनाव प्रचार करना होता है, पर उस चुनाव प्रचार करने के भी कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बारी आती है चुनाव प्रचार की। चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवार को अगर अपना चुनाव प्रचार करना है तो उस समय कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो आपस में नफरत पैदा करती हो। इसके बाद आप चुनाव प्रचार के समय चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते जिससे विभिन्न जातियों और समुदायों में धार्मिक या भाषाई तौर पर तनाव पैदा हो। तो दोस्तों आपके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आए उम्मीदवार अगर धार्मिक या भाषा के तौर पर चुनाव प्रचार करते हैं या फिर उसके प्रचार के दौरान आपके क्षेत्र में जातीय या समुदायों में अस्थिरता फैलती हो या तनाव पैदा होता हो तो आप समझ जाना कि उस उम्मीदवार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना की है, जिसका सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत भी कर सकते हैं। इसके बाद चुनाव प्रचार कर रहे उम्मीदवार किसी भी तरह की झूठी आलोचना या बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते, या फिर यूं कहें साधारण शब्दों में कि झूठ बोलकर वह चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अब अगला सवाल मन में आता है कि क्या धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और अन्य धार्मिक स्थान के इस्तेमाल चुनाव के तौर पर चुनावी मंच के रूप में नहीं किए जा सकते। भारत निर्वाचन आयोग इसकी सख्त मनाही करता है। तो अगर आपके क्षेत्र में उम्मीदवार चुनाव प्रचार करते हुए किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करता है तो आप उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना है। इसके अलावा अब आते हैं मतदान वाले दिन पे, जिस दिन मतदान चल रहे होते हैं और देशवासी मतदान कर रहे होते हैं। मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ के आसपास के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार कोई भी पार्टी या चुनाव में भाग ले रहा कोई भी उम्मीदवार नहीं कर सकता। दोस्तों अगर वह ऐसा करता है तो ये भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ही माना जाएगा। फिर एक प्रश्न आता है कि अगर चुनाव में भाग ले रही पार्टियों या उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का पालन ना करें तो क्या होगा। ये सवाल तो आता ही है, जाहिर सी बात है। तो आपको बता दें दोस्तों कि कोड ऑफ कंडक्ट का पालन ना करना कानून और नियमों का उल्लंघन माना जाता है। चुनाव में भाग ले रहे किसी भी पार्टी ने या किसी भी उम्मीदवार ने अगर कोड ऑफ कंडक्ट की पालना नहीं की तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि मौजूदा सरकार में मंत्री पद पर रह रहे किसी भी मंत्री पर क्या आचार संहिता के नियम लागू होते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकता। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी का उम्मीदवार, चाहे वह सरकार में किसी मंत्री पद पर था या किसी और पद पर था, वह चुनाव प्रचार के समय सरकारी गाड़ियों जिसमें कार, जहाज या जितने भी जो सरकारी वाहन रहते हैं उनका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकारी बंगले का भी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं हो सकता। या सरकारी बिल्डिंगें जितनी भी, जैसे सरकार के गेस्ट हाउस रहते हैं या जो भी सरकारी बंगले हैं, उनका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किसी भी कीमत पे वो नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना माना जाएगा। इसके अलावा मंत्री सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार में नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करने लगते हैं। वह अधिकारी उस समय सरकार के नुमाइंदे नहीं होते। दोस्तों इसके अलावा सत्ताधारी दल किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं नहीं कर सकते, लोकार्पण नहीं कर सकते, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम भी नहीं कर सकते। अगर वह ऐसा करते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि वह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी पार्टी प्रत्याशी समर्थक को रैली, जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी होती है। तो अगर कोई प्रत्याशी बिना पुलिस की अनुमति के कुछ ऐसा करता है तो उस पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। ये इसलिए क्योंकि हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा सेकुलर देश कहा जाता है, हमारे प्यारे भारतवर्ष को दोस्तों। इसलिए यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर वोट भी नहीं मांग सकता, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई उम्मीदवार हो। जो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है तो आप समझ जाना कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना कर रहा है। दोस्तों बारी आती है चुनाव प्रचार की
सामग्री लगाने की, यानी पोस्टर और होर्डिंग। तो दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार उन पोस्टर और होर्डिंग्स को कहां कहां लगा सकते हैं और कहां कहां नहीं लगा सकते। तो आपको यहाँ बता दें कि आपकी अनुमति के बिना आपकी जमीन, आपके घर या आपके परिसर की दीवार पर चुनाव प्रचार की सामग्री नहीं लगाई जा सकती, जिसमें पार्टियों के पोस्टर, बैनर आदि शामिल होते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी अनुमति के बिना कोई ऐसा करता है तो उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना माना जाएगा। इसके अलावा मतदान वाले दिन वैसे तो आपको पता ही है कि शराब की बिक्री बंद रहती है। जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हो वहाँ शराब की बिक्री बंद रहती है। फिर भी अपने चुनाव प्रचार में कोई भी पार्टी या उम्मीदवार शराब तो बिल्कुल नहीं बांट सकता, ना ही पैसे बांट सकता और ना ही पैसे बांट कर वोट खरीद सकता। अगर उम्मीदवार ये करता हुआ पाया जाता है तो उस पर भी आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई होना तय है। इसके अलावा सभी दलों और उम्मीदवारों को ऐसे सभी गतिविधियों से परहेज करना होता है जो चुनावी आचार संहिता के तहत भ्रष्टाचारण और अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार करना। इसके अलावा मतदान प्रचार की अंतिम तिथि के बाद भी प्रचार जारी रखना या मतदाताओं को मतदान करने के लिए ले जाने के लिए वाहन का प्रबंध करवाना भी आचार संहिता की उल्लंघना होता है। तो दोस्तों यहाँ तक एक बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि आदर्श आचार संहिता का सीधा सीधा लेना देना राजनीतिक पार्टियों और चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों से है। देश की आम जनता की सहूलियत के लिए ये आदर्श आचार संहिता बनाई जाती है। देश की आम जनता का आदर्श आचार संहिता से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।